सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज संडे है तो थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल रहता है सेशन के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं दैट आर बीइंग पब्लिश्ड ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस को लेके, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। आज एक नया कंसेप्ट भी है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वाइट होल। शायद आपने नहीं पढ़ा होगा कभी, ये कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ब्लैक होल तो समझा है, लाइक देर इज़ अ टॉपिक अबाउट वाइट होल, वो डिस्कस करेंगे। एम्फोटेरिसिन ये क्या है, ये एक टॉपिक आपके लिए फ्रेम होता है, दैट इज़ एम्फोटेरिसिन। तो बेसिकली एम्फोटेरिसिन के बारे में और कुछ एंटी फंगल एस्पेक्ट से रिलेटेड भी है, तो वो भी कुछ बेसिक जो पॉइंट्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो, वो भी हम एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। देन वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस पैसिव रेडिएटिव कूलिंग क्या होती है, ये एक टॉपिक बनता है। और आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ अर्बनाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है, उस कंटेक्स्ट में ये भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द पैसिव रेडिएटिव कूलिंग क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, साइटोप्लाज्म लैटिस क्या है, फंक्शनल फूड क्या है, तो ये सब टॉपिक्स हैं। एंड अगेन आई एम स्टेटिंग ज्योग्राफी एनवायरनमेंट और साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दोज टॉपिक्स आर बीइंग पब्लिश्ड संडे का, इसलिए मिस नहीं कर सकते हैं। त्यौहार का टाइम है तो हो सकता है आप मिस कर दो, बट मुझे सेशन लेना है तो सेशन तो देखो रहता ही है। संडे को जैसे मैंने आपको कहा कि टाइम फ्लेक्सिबल रहता है, और मंडे टू सैटरडे भाई आपका 9 बजे के आसपास आपको सेशन मिल जाता है, और सुबह 5 बजे आपको 5 AM सीरीज़ रहती है। सो अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करें। इस पर देखो एक तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल चल रहा है आज रात को 9 बजे। अब देखो इसमें सीरियसनेस बच्चे का पता चलेगा कि रात को 9 बजे जो मैंने एडवांस करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज़ जो है उसका 4th टेस्ट शेड्यूल किया है। अब कितने लोग देखते हैं, लेट्स सी। आप पे निर्भर करता है, आपके कमिटमेंट पे भी निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहेंगे। बट मेरा ये मानना है कि आपको टेस्ट देना चाहिए और अपना जो इवैल्यूएशन है वो देखना चाहिए कि कैसी स्थिति में आप हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। और 5 AM सीरीज़ जो आपका यूट्यूब में होती है उसको फॉलो करें। तो ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एडवांस करंट अफेयर्स पे 3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, 4था टेस्ट आज शेड्यूल्ड है। टोटल मैं आपके 50 टेस्ट लूँगा, और इसका अमाउंट भी अभी इंक्रीज़ हो जाएगा जल्द ही। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप ज़रूर से ज्वाइन करें सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करके। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, इट इज़ अबाउट द फंगल एस्पेक्ट से रिलेटेड एक ये टॉपिक है, और इसमें कुछ एस्पेक्ट स्टडी है जो कि आपकी पब्लिश हुई है। तो लेट्स सी क्या कुछ पॉइंट्स है। तो यहाँ पे देखोगे, मॉडिफाइड एंटी फंगल एजेंट शोज रिड्यूस टॉक्सिसिटी इन माइस। अब इसमें इन्होंने बहुत टेक्निकल बातें की है, लेकिन कुछ बातें जो है प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में वी नीड टू नो, हमें पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक याद रखना है कि आपका साइंस के अंदर दिस टॉपिक विल बी अंडर साइंस कैटेगरी, साइंस के अंदर जो है आपका इंक्लूडेड है। सो कहा गया कि जो स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड एंटी फंगल एजेंट है, जो एंटी फंगल एजेंट है, इट मीन्स व्हाट, एंटी फंगल एजेंट का मतलब क्या होता है। देखो अगर बात की जाए तो वी हैव डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे आपके पास क्या है, यू हैव डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है और फंगस है, फंगस भी इसी में आता है। तो जो भी इनके खिलाफ यूज़ करेगा, मान लो वायरस के खिलाफ कोई दवा यूज़ होती है तो उसको हम एंटीवायरल बोलते हैं, या फिर बैक्टीरिया के खिलाफ होती है तो उसको बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल बोलते हैं, वी यूज़ द टर्म एंटी बैक्टीरियल। और इसी तरीके से फंगस के खिलाफ यूज़ होगी तो उसे बोलेंगे एंटी फंगल। तो एंटी फंगल बेसिकली क्या है, अगर आप उसे थोड़ा स्ट्रक्चरली मॉडिफाई किया जाए, मतलब उससे कुछ चेंजेस किए जाएँ, तो उसमें जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी का मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होना जो कि एक जहर का काम करते हैं। जैसे मान लो फंगस से कोई इन्फेक्टेड है और एंटी फंगल किसी चीज़ का इस्तेमाल किया गया, सो टॉक्सिसिटी के कारण जो ह्यूमन की किडनी है या कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर कुछ चेंजेस किए जाए, स्ट्रक्चरली मॉडिफाई किया जाए, तो ये टॉक्सिसिटी कम होगा, मतलब ये जो ऐसे केमिकल्स हमारे शरीर को नुकसान करते हैं वो रिड्यूस होंगे। एम्फोटेरिसिन B ये एक एंटी फंगल एजेंट है, ये बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, एंड बहुत सारे जो फंगल इन्फेक्शन है उससे बचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब देखो आपको ध्यान में रखना है कि रिसेंटली एम्फोटेरिसिन न्यूज़ में था, तो ये क्या है, तो ये एंटी फंगल है। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है तो ये एंटी फंगल मतलब इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट द फंगस, बट इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा इसको जो है प्रोड्यूस आपका
किया जाता है। एंड जो भी ये मतलब जो ये डेवलप करने की बात की जाए तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो एर्गोस्टेरॉल जो एर्गोस्टेरॉल है जो कि बैक्टीरिया और फंगल सेल्स में मिलता है, एंड दे ऑल्सो परफॉर्म द सेम फंक्शंस टू कोलेस्ट्रॉल। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो फैट आप मानो कि जो फैट प्रेजेंट होता है हमारे शरीर में, ऐसे ही सिमिलर मॉलिक्यूल्स बैक्टीरिया और फंगल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम एर्गोस्टेरॉल शब्द जिसके लिए इस्तेमाल जो है करते हैं। सो दिस फाइंडिंग रिजल्ट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एर्गोस्टेरॉल फ्रॉम द मेम्ब्रेन, जिससे कि जो विच लीड्स टू फंगल सेल डेथ डिस्पाइट बीइंग इफेक्टिव। AMB इज हाईली टॉक्सिक इन ह्यूमन पर्टिकुलरली रीनल सेल्स। अब देखो सिंपल सा बात क्या है कि जो फंगल सेल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी एंटीफंगल दवा होगी वो फंगल सेल्स का खात्मा करेगी, और उसके खात्मा करने का मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म क्या है कि एर्गोस्टेरॉल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होता है इनके काम करने के लिए। तो जनरली क्या होता है कि ये जो एर्गोस्टेरॉल है इसको एंटीफंगल जो दवा है वो रिमूव कर देती है। इट इज़ बेसिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेम्ब्रेन, और इस वजह से जो फंगल सेल है वो मर जाता है। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये फंगस है, इसके मेम्ब्रेन का मतलब ऊपरी हिस्से से आपने क्या किया, एर्गोस्टेरॉल जो है उसको रिमूव कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ द रिमूवल देयर विल बी अ फंगल सेल डेथ के लिए ये आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरीके से ये जो दवा भी है AMB ये काम करती है। और ये भी कहा गया कि जब इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो इसका काफ़ी वी कैन से कि जो किडनी है उस पर काफ़ी नुकसान करता है, टॉक्सिक के रूप में इसे कंसीडर किया जाता है, और काफ़ी शरीर को भी नुकसान करता है। बट कुछ स्ट्रक्चरल अगर मॉडिफिकेशन किए जाए, उसकी कुछ जो ढांचा है उसमें अगर बदलाव कुछ किया जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसे जो टॉक्सिसिटी है जिससे कि हमारा शरीर अफेक्ट होता है उसको रोका जा सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज रेडिएटिव कूलिंग, पैसिव रेडिएटिव कूलिंग। ये एक कंसेप्ट है। इसमें भी देखो मेंस का तो कोई प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन हाँ प्रीलिम्स का प्रश्न बिल्कुल आपके लिए जो है वो फ्रेम हो सकता है इसमें। तो इसमें देखो सिंपल सी बात है, सूरज की रोशनी अगर एब्जॉर्ब होती है तो किसी भी चीज़ में, तो मान लो कोई ब्लैक बॉडी उसमें अगर सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब होगी तो वो जो रोशनी एब्जॉर्ब होगी बिकॉज ऑफ दैट कोई भी ऐसी चीज़ें अगर सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब होगी तो वो हीटअप हो जाएगी, और अगर वही रिफ्लेक्ट होगी तो वो कूल हो रहेगी। सिंपल सा लॉजिक है जो आपने पढ़ा भी होगा कई बार। तो देखो जैसे मान लो स्नो है या फिर ग्लेशियर है, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, और इसे हम एल्बिडो इफेक्ट भी पढ़ते हैं, इसको यू मस्ट हैव स्टडीड। तो जितना ज़्यादा सूरज की रोशनी आपका रिफ्लेक्ट होगी उतना अधिक आपकी कूलिंग की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर सपोज सिमिलर इसका अपोजिट देखा जाए तो अगर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी तो इट विल रिजल्ट इन टू हीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब देखो स्टडी कहती है कि एफिशिएंट पैसिव रेडिएटेड कूलिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हम घर बनाते हैं, अब घर अगर आज के समय में कंक्रीट का बनाते हैं, पत्थर उत्थर ये सब यूज़ करते हैं, सूरज की रोशनी जब इन पर पड़ती है सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब होती है और पूरा घर गर्म होता है। जयपुर और इन सब जगहों में जाओगे, मतलब जैसे जिस तरीके से घर बने हुए हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि 45 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और बहुत हाई, ये बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है, घर पूरा गर्म हो जाता है। अब उसको ठंडा करने के लिए फिर AC और बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो कूलिंग करना पड़ता है बिकॉज ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल होता है जिससे और अधिक हीट एब्जॉर्ब होती चली जाती है। इसका एक एग्जांपल आप देखो कि कभी जब भयंकर गर्मी हो और उसमें आप खाली पैर एक बार रोड में अपना मतलब रखना पैर ऐसे, तो आपको रियलाइज़ होगा कितना ज़्यादा वो पत्थर गर्म होता है। वहीं अगर किसी घास पे पैर रखोगे या किसी मिट्टी पे पैर रखोगे तो इतना गर्म नहीं होता है। तो ये सब डिपेंड करता है कितनी हीट एब्जॉर्व करती है, कितना हीट रिफ्लेक्ट होती है, इन सब चीज़ों पे ये सब निर्भर करता है। बट इज देयर पॉसिबिलिटी, इसमें कहा गया कि कूलिंग मटेरियल, कुछ ऐसे मटेरियल जैसे घर बन रहा है और इसके ऊपर ये मटेरियल अगर लगा दिया जाएगा तो जो सूरज की रोशनी है दे विल बी रिफ्लेक्टेड इंस्टेड ऑफ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। तो ये जो अप्रोच है इसे एफिशिएंट पैसिव रेडिएटिव भी बोलते हैं, और ऐसे जो मटेरियल को कूलिंग मटेरियल भी दे आर कॉल्ड एज कूलिंग मटेरियल। तो यहाँ पे कहा गया कि जैसे इसमें ग्लास का इस्तेमाल होता है, सेरेमिक का इस्तेमाल होता है, और इसके माध्यम से जैसे फॉर एग्जांपल ऊपरी हिस्सा घर है उसके ऊपर ये सारा जो कोटिंग है एक प्रकार से कर दिया जाए, और इससे जो टेम्परेचर है 3 से 4 डिग्री आपका रिड्यूस हो सकता है डे टाइम पे, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। सिमिलरली सेरेमिक जो है उसका इस्तेमाल आपका किया जा सकता है, एंड बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ दिस मटेरियल, जिसे हम कहते भी हैं कि दे विल ब्रिंग कूलिंग, और कूलिंग मटेरियल शब्द भी इस्तेमाल करता है, एंड दे रेडिएट बैक, मतलब सूरज की रोशनी पड़ेगी एंड दे विल रेडिएट द सनलाइट
रेडिएट बैक द सनलाइट। तो ये चीज़ याद रखना। पैसिव डे टाइम रेडिएटिव कूलिंग की बात किया जाए तो जीरो एनर्जी बिल्डिंग कूलिंग मेथड है, प्रपोज किया गया है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि अभी जिस तरीके से बहुत ज़्यादा आपकी हीटिंग है, उस हीटिंग को रोकने के लिए, कूलिंग इफेक्ट लाने के लिए वी नीड अ पैसिव डे टाइम रेडिएटिव कूलिंग। जैसे अब ये एग्जाम इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि अगर इस मटेरियल का इस प्रकार से इस्तेमाल होगा तो हीट रेडिएट बैक हो जाएगी और जो कूलिंग है वो कूलिंग आपकी होगी। सो ये जो अप्रोच है इसे ही हम पैसिव रेडिएटिव कूलिंग शब्द इस्तेमाल जो है करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देयर इज द कंसेप्ट ऑफ अ जीनोम सीक्वेंसिंग। ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। अगेन बिफोर आई प्रोसीड लेट मी इन्फॉर्म यू, आज रात को 9 बजे टेस्ट है आपका 4th एडवांस करंट अफेयर्स का जो टेस्ट है, प्रीलिम्स जो टेस्ट 4 है, 3 टेस्ट हो चुके हैं। एडवांस करंट अफेयर का चौथा टेस्ट है, प्लीज़ मिस ना करें। जो भी सीरियस हैं आप लोग जरूर से दें। 5 AM सीरीज़ आपकी मंडे टू सैटरडे चलती रहेगी सुबह 5 बजे। सौरभ पांडे CSE ऐप का लिंक नीचे दिया है, उसमें जाके आप टेस्ट अटेम्प्ट करें, टेस्ट दें और उसमें एडवांस करंट अफेयर्स का जो कोर्स है उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। बहुत ही उसमें लो प्राइस है, मतलब 50 टेस्ट है और 499 उसका प्राइस है। तो एम सिर्फ ये है कि आप लोग जो है टेस्ट देने की हैबिट बनाएं। इन ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं जो एडवांस करंट अफेयर्स का, उससे आप थोड़ा सा यूज टू हो कि यार देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपका माइंड यूज टू हो। उससे भागना नहीं है, नंबर कम आते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको भागना नहीं है, आपका माइंड ट्यून होना चाहिए कि यार इस टाइप के बाउंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, इनको कैसे हैंडल किया जाए। थोड़ा सा ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। और जैसे मैंने आपको कहा कि मंडे टू सैटरडे हमारी टाइमिंग 9 बजे के आसपास आपका हिंदू का सेशन आ जाता है। पहले मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर आपके लिए लाइव हो जाता है, मतलब प्रीमियर आपका होता है। और संडे का थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है, आज त्यौहार का माहौल भी है। तो मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि आप थोड़ा 6 बजे तक पढ़ाई करें, उसके बाद 2-3 घंटे जो आपको मिलते हैं उस हिसाब से आप लोग अपना देखें, लेकिन कोशिश करें कि समय बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो। ये थोड़ा सा देखना, क्योंकि 2-4 दिन अगर आपने ऐसे वेस्ट किया फिर दोबारा से मतलब वो दोबारा से मोमेंटम लाने में फिर 4 दिन लग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। चलो डिस्कस करते हैं। इसमें एक टॉपिक है दैट इज जीनोम सीक्वेंसिंग। उससे पहले देखते हैं रिसर्च क्या कहती है। नेपालीज रिसर्चर्स आर स्टडिंग एन आई कंडीशन। इसमें जो रिसर्चर्स हैं नेपाल से, तो उन्होंने दे आर कैरिंग आउट एनवायरमेंटल सर्वे, जीनोम सीक्वेंसिंग। तो ये सब की क्या कॉज ऐसा इन्फेक्शन। एक देखो ये हाइपर एक्यूट पैनोवेटिस करके एक है। अब ये मतलब ये क्या है कि ये सीजनल में आता है और एक दिन में अगर मान लो किसी को हो गया तो एक दिन के अंदर उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। अब ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है कि मतलब ऐसा क्या रीज़न है। बट इसमें कहा गया कि इसके लिए एक आप इंसेक्ट टाइप मानो जो कि गैज़लीना जीनस से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है और एक दिन के अंदर 1-2 डेज़ के अंदर जो आइज़ हैं उससे देखना बंद हो जाता है। तो बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है। तो इसके लिए क्या है कि पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जा रही है कि अच्छा क्या रीज़न है इसके पीछे। तो एक तो हमें ये जानना है कि ये क्या है हाइपर एक्यूट पैनोवेटिस जो अभी हमने डिस्कस किया, और ये एक कीड़ा टाइप आप मानो जिसकी वजह से ये स्प्रेड होती है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज्ड है दैट इज़ द जीनोम सीक्वेंसिंग। देखो जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ही आसानी से आपको समझना है। जैसे मान लो पूरा ये डीएनए है, डीएनए को आपने इस टाइप से ब्रेक कर दिया, डीएनए है इसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद इनको फर्दर आपने अरेंज इस तरीके से कर लिया और उसके बाद हम स्टडी करते हैं लाइक पहले तो आपने जीनोम को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इंडिविजुअल क्लोन स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया, फिर जो सीक्वेंस है उसमें अरेंज किया। जैसे मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया कि जैसे आप जब पढ़ते थे स्कूल के टाइम पे तो होता था ना 3rd क्लास की लाइन है, 4th 5th 6th 7th। तो अगर 3rd क्लास में 4th क्लास में 5th क्लास में जो भी बच्चे हैं उस लाइन में लगे रहते तो उन बच्चों को देख के आप सीक्वेंस में बता देते थे अच्छा चौथा नंबर का बच्चा उसका नाम रामू नाम है, 5वें नंबर का श्यामू है, इस टाइप से जो है आप नाम जान जाते थे। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो जीनोम में डिफरेंट फ्रैगमेंट्स उसको अगर आप सीक्वेंसली अरेंज करोगे तो सारी जो जानकारी है जीनोम से रिलेटेड वो हमको मिल पाएगी, और यही पर्पस भी होता है जीनोम सीक्वेंसिंग का। तो सारी जो जानकारी है दैट वी आर एबल टू गेट। तो जैसे मान लो ये आपका डीएनए है, इसको तोड़ा, फिर ये इस टाइप से फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया, फिर अरेंज कर दिया और फिर इसको स्टडी करते हैं रेफरेंस से। मतलब पहले ही हमारे पास डेटा होता है और उस बेसिस में हम चेक करते हैं अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इधर उधर तो नहीं है, वो सब हम स्टडी कर लेते हैं। तो ये ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग या जनरली किसी में भी जिसमें भी जेनेटिक मटेरियल है उस पर पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग आपकी की जाती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और इसमें एक टॉपिक जो मेंशन है दैट इज साइटोप्लाज्मिक लैटिस, ये शब्द इस्तेमाल है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जो एनिमेशन है, इसको आप कह सकते हैं वी कैन से कि ये एक प्रकार से जो ये एनिमेशन है ये हमारे ह्यूमन बॉडी का
एनिमेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल का एनिमेशन है। जैसे मान लो ह्यूमन सेल है तो सेल्स के अंदर जो सेल्स हैं, मतलब हमारे शरीर पूरा सेल्स से बना हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखो, जैसे ये अलग अलग ये सब माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, और ये जो मेम्ब्रेन होती है आपका, ये मेम्ब्रेन है, अगर देखा जाए तो ये अंदर पूरा न्यूक्लियस है, ये गोल्गी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब कुछ है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि न्यूक्लियस के अलावा कहाँ पे डीएनए पाया जाता है। उसका पहला शब्द जो है, पहला अल्फ़ाबेट एम है। मैंने इतना हिंट दे दिया, अब गलत नहीं करना, सब लोग कमेंट कर देना। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे जो ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सारे ये सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। एक शब्द यूज होता है दैट इज सेल ऑर्गेनल, ठीक है। देयर इज दिस टर्म कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनल्स। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग तरीके से प्रेजेंट है, डिफरेंट, ये कहाँ प्रेजेंट है? विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये आपके सेल ऑर्गेनल्स जो है वो आपके प्रेजेंट है। तो साइटोप्लाज्म के विद इन सेल ऑर्गेनल्स अलग अलग तरीके से प्रेजेंट है, और इनकी स्टडी भी की जाती है। और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो पूरा जो कई प्रकार के जेनेटिक डिजीजेस भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे कहा गया कि लैक साइटोप्लाज्मिक लैटिस बिकम इनफर्टाइल, एग सेल्स दैट लैक साइटोप्लाज्मिक लैटिस बिकम इनफर्टाइल। अब देखो इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, अगेन आई एम स्टेटिंग, बट जिस तरीके से 14-15 प्रश्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहे हैं, अगर आप इन ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हो तो उन क्वेश्चंस को हैंडल कर लोगे। भले डायरेक्ट ना, ऑलमोस्ट वैसे डायरेक्ट ही होते हैं, लेकिन मान लो डायरेक्ट भी नहीं है, बट आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हो तो आपको जो एप्टीट्यूड डेवलप होता है उससे आप इजीली उन क्वेश्चंस को हैंडल कर दोगे। अदरवाइज सारे क्वेश्चंस आपको बाउंसर टाइप लगेंगे। तो देखो साइटोप्लाज्मिक लैटिस जो है, ये कहा गया कि इट सीम्स टू बी ए स्टोरेज साइट फॉर मैनी प्रोटीन दैट आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली एम्ब्रियो। अब देखो यहाँ शब्द एम्ब्रियो यूज्ड है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसमें। जैसे मान लो आपका मेल है और मेल है, फीमेल है, ये है ना, तो ये मिले, और उसके बाद क्या है कि इनका जब जैसे मान लो स्पर्म और जैसे स्पर्म और यहाँ पे ये जो ओवा है ये मिलते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद जाइकोट बनता है, फिर फर्दर डिवीज़न होने के बाद ये एम्ब्रियो बनता है, फिर ये और बड़े होंगे तो फीटस, और इस टाइप से डेवलपमेंट आपका होता है। तो इसमें क्या है कि जो ये एम्ब्रियोज हैं इनमें भी मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो ये एम्ब्रियो है तो इसमें भी काफ़ी सारे सेल्स इस टाइप से प्रेजेंट होंगे, और हर सेल्स में आपके पास साइटोप्लाज्मिक लैटिस जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट आपका हो सकता है। सो ये जो साइटोप्लाज्मिक लैटिस है, ये क्या बेसिकली बहुत तरीके के प्रोटीन्स को स्टोर करता है, बहुत तरीके के प्रोटीन्स को स्टोर करता है। जैसे मान लो ये क्या है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है अंदरूनी मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है, ये साइटोप्लाज्म है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, यही साइटोप्लाज्म लैटिस जो है, ये बेसिकली बहुत तरीके के प्रोटीन्स को स्टोर करता है, और वही उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर वो साइटोप्लाज्मिक लैटिस नहीं होगा, मतलब साइटोप्लाज्मिक नहीं होगा या सही से काम नहीं कर रहा है, प्रोटीन नहीं होगा तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। सो दे एनरिच मैटरनली प्रोवाइडेड प्रोटीन टू प्रिवेंट द प्रीमेच्योर डिग्रेडेशन एंड सेलुलर एक्टिविटी। अब देखो यही छोटे छोटे मतलब मेटाबॉलिक चीज़ें हैं। अगर किसी भी वजह से उस प्रोटीन, क्योंकि देखो प्रोटीन स्टोर कहाँ, साइटोप्लाज्मिक लैटिस के अंदर, और अगर वो प्रोटीन सप्लाई नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत तरीके की जो एक्टिविटी वो नहीं हो पाएगी, और जो एम्ब्रियो है जो डेवलप हो रहा है वो फिर जैसे होता है ना, कई बार जो है जो बेबी हो पूरा बन नहीं पाता है, और कई प्रकार का मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो उसके पीछे एक फैक्टर ये भी है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द साइटोप्लाज्मिक लैटिस और नॉन फंक्शनल ऑफ द साइटोप्लाज्मिक लैटिस, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी आपका नहीं हो पाता है। सो इसी वजह से एग लैक्स द फाइबर एंटायरली आर इनफर्टाइल। कई बार ये भी पॉसिबिलिटी रहती है कि बिकॉज ऑफ जैसे आप कह सकते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्मिक लैटिस है जो प्रोटीन को स्टोर भी करते हैं, दे ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फाइबर्स, या फिर फर्टिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल आप कह सकते हैं। फर्टिलिटी जैसे मान लो कई होता है तो ओवा जो है वो फर्टाइल नहीं है, तो इसके लिए भी फैक्टर्स है। सो ओविसाइट मैचुरेशन, ओविसाइट मतलब आप ये मानो ओविसाइट क्या है कि ओविसाइट या ओवासाइट ये बेसिकली फीमेल के ओवम या एग सेल्स हैं, तो इनके मैच्योर होने में या इनके डेवलपमेंट के लिए साइटोप्लाज्मिक लैटिस की ज़रूरत है। और साइटोप्लाज्मिक लैटिस क्या है, ये प्रोटीन जो प्रोवाइड करता है, इस प्रोटीन के बेसिस पे इसका डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी वजह से साइटोप्लाज्मिक लैटिस और वो प्रोटीन उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, तो फिर ये जो ओसाइट का जो है उसका वो पूरे तरीके से मैच्योर नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल फूड का। अगर आप सेशन देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, सेशन को लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और मैं फिर से आपको कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक ना करें। चलो त्यौहार है, वो माहौल है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई ब्रेक ना करें। मैं भी देखो आज दिवाली है फिर भी सेशन ले रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है और वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति बनी रहती है अगर मैं एज अ टीचर के रूप में इतना कमिटमेंट आपके लिए रख सकता हूँ। और इसमें कोई आप ये सेशन देख रहे हो, क्वालिटी कंटेंट है, और तो आपको भी एक कमिटमेंट अपने प्रति रखना है। अगर आप अपने प्रति ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, तो सक्सेस के आप बहुत क्लोज जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रूरी है। और जिस तरीके से कंपटीशन आपका इंक्रीज़ हो रहा है, जिस तरीके से लोग पढ़ रहे हैं, और अगर आप क्वालिटी कंटेंट एक्सेस नहीं कर रहे हैं, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत वाली बात है। जो मेरे द्वारा कंटेंट आपको दिया जाता है, हो सकता है जब आप नए हों तो आपको लगे यार बहुत एडवांस टॉपिक है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप ऐसा इजी कंटेंट की तरफ जाएंगे। वन लाइनर टाइप, मोदी जी यहाँ गए, वहाँ पे गए, इस टाइप का उन्होंने काम किया, तो उसमें आपको लगेगा यार ये तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन उनमें से कुछ नहीं आने वाला। तो समझना क्या है कि ये जो एडवांस टॉपिक्स होते हैं, इनके प्रति आपका थोड़ा सा डेडिकेशन कुछ समय तक आपको रखना पड़ेगा, कंफर्टेबल आपको होना पड़ेगा, और अपने कंफर्ट जोन के बियॉन्ड जाके समझना पड़ेगा, और नोट्स जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यहाँ पे कंसेप्ट है फंक्शनल फूड का। अब देखो इसमें भी फंक्शनल फूड क्या होते हैं। अब जैसे पहले तो समझ लो फंक्शनल फूड क्या है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट द फंक्शनल फूड, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो फंक्शनल फूड है ये बेसिकली जो ऐसे फूड होते हैं जो कि मोर देन सिंपल न्यूट्रिशन, इट मीन्स व्हाट, कि सिंपल न्यूट्रिशन के अलावा भी ये कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे फंक्शनल फूड हैं, जैसे मान लो ओट्स हैं, मिलेट्स हैं, बाजरा, रागी, ज्वार, ये फंक्शनल फूड के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। आपके पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये भी फंक्शनल फूड के रूप में जो है कंसीडर जो है किए जाते हैं। ऐसे वेट फ्रूट्स होते हैं, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, ऑरेंज, मैंगोज, अदर हेल्थ बेनिफिट्स, ये सब इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं जिनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, दे आर ऑल्सो अ फंक्शनल फूड। तो ये थोड़े से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। फिर जो फंक्शनल फूड है उनमें दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारी चीज़ें उनके पास प्रेजेंट है, जिसमें हेल्थ बेनिफिट्स, आपके कई प्रकार के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं दैट विल बी देयर, एंड इनका एम क्या है कि हेल्थ को किसी तरीके से इंप्रूव किया जाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, और मैं भी आपको कहना चाहूँगा वाइट होल के बारे में मेरे द्वारा भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की गई है, क्योंकि ये कंटेंट वाइट होल पर तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ हिंदू में। कमिंग 3-4 ईयर्स में तो याद नहीं आ रहा मुझे कि मैंने कभी वाइट होल के बारे में डिस्कशन किया है। ब्लैक होल पे तो हमने बहुत चर्चा कर रखी है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वाइट होल और ब्लैक होल के बीच का अंतर थोड़ा डिस्कस करते हैं। इस पर थोड़ी बहुत ही बातें आई थी पेपर के अंदर, पर मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है इसको पूरा बड़े ध्यान से सुनना वाइट होल के कंसेप्ट के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे अगर आप ये देखो ना, दिस इज़ अ ब्लैक होल। अच्छा, ब्लैक होल क्या है? जब आप स्टार की इवोल्यूशन की स्टडी करोगे तो जो बड़े स्टार्स होते हैं ना, बहुत बड़े, जो मोर देन द साइज ऑफ सन, कमेंट सेक्शन में बताओ चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है। तो स्टार जो बहुत सन से कई गुना बड़े होते हैं, उनकी जो बुढ़ापा है वो, या जो खात्मा है वो ब्लैक होल के रूप में होता है। आइदर दे बिकम न्यूट्रॉन स्टार और दे बिकम अ ब्लैक होल, ये स्थिति उनकी रहती है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे ब्लैक होल है, और ब्लैक होल क्या है कि बोलता है, वी ऑलवेज से कि ब्लैक होल कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अधिक होता है, इवन द लाइट कैन नॉट एस्केप, ये कहा जाता है, आपने स्टडी भी की होगी। अब इसमें कहा गया कि जो ब्लैक होल्स हैं, जैसे मान लो स्टार है, अब स्टार एक तरीके से, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे घर है, कोई घर है, ठीक है, अब ये घर क्या है, पुराना हो गया बहुत ज़्यादा, और एक कोलैप्स करके टूट गया है ना, तो एकदम इधर की तरफ पूरा ढह जाएगा। ऐसे क्या होता है कि जब स्टार ब्लैक होल के रूप में जब बनता है तो पूरा का पूरा जितना भी उसका मास है ना, वो अंदरूनी कोलैप्स कर जाता है। तो इस वजह से क्या है कि ये एक चीज़ बहुत हाई लेवल ऑफ मास होने की वजह से ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी, और बहुत ज़्यादा ग्रेविटी जो होती है इसकी वजह से वो चीज़ों को इतना अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ कि उनका लाइट कैन नॉट एस्केप। तो ये ब्लैक होल की एक चीज़ है। अब यहाँ पे कहा गया कि जो व्हाइट होल है, इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ ब्लैक होल। जैसे ब्लैक होल की प्रॉपर्टी क्या है कि चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इवन द लाइट कैन नॉट एस्केप। व्हाइट होल इसका जस्ट अपोजिट है। व्हाइट होल में बेसिकली क्या है कि वो चीज़ों को बाहर की, मतलब जैसे एक पॉइंट है, बड़ा एक्सप्लोजन होगा और वो चीज़ों को बाहर की तरफ धकेलेगा, ना कि अट्रैक्ट करेगा। तो जो ब्लैक होल जिसमें चीज़ें मतलब कोलैप्स करने के बाद हाई लेवल ऑफ ग्रेविटी और चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, मतलब इन द लाइट कैन नॉट एस्केप। इसका जस्ट अपोजिट इज अ व्हाइट होल। व्हाइट होल में क्या होगा,
वो वाइट होल की जब हम बात करेंगे तो इट विल वी कैन से कि वो बेसिकली इट विल रिफ्लेक्ट बड़ा जैसे एक एक्सप्लोशन टाइप हुआ और फिर चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्ट आपकी होंगी इंस्टेड ऑफ एब्जॉर्बिंग थिंग्स। तो वाइट होल क्या है, इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ द ब्लैक होल एंड यहाँ पे क्या है कि ये एक्सप्लोड करता आउटवर्ड इंस्टेड ऑफ मतलब एक्सप्लोड करेगा, इम्प्लोड नहीं करेगा। एक्सप्लोड क्या होता है, एक धमाका होना बड़ा, तो वो बाहर की तरफ चीज़ों को करेगा। ठीक है, जैसे अगर आप जैसे एक खरबूजा होता है बड़ा सा जो हरे और लाल कलर का अंदर होता है, उसको फर्श में पटको तो कैसे एकदम से इधर उधर सारे पार्टिकल्स बिखर जाएंगे। तो ऐसे ही मान लो कि कोई चीज़ एक्सप्लोड करेगी तो इधर उधर आउटवर्ड मूवमेंट होगा। ब्लैक होल इसका जस्ट अपोजिट होता है। सो इट इज़ जस्ट वाइट होल इज जस्ट अपोजिट ऑफ द ब्लैक होल। सो वाइट होल दे आर प्योरली हाइपोथेटिकल, मतलब इवन आइंस्टाइन की जो थ्योरी है उसमें भी वाइट होल का प्रिडिक्शन है, लेकिन मतलब इसमें क्लैरिटी नहीं है अभी, ये सब सिर्फ अभी कहा जाता है कि ऐसा है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म यूज़ होता है इवेंट हॉरिजॉन। तो ऐसी बाउंड्री, ग्रेविटेशनल बाउंड्री, मतलब ये एक ऐसा रास्ता है ना, जैसे एक घर है, घर के अंदर मान लो कि भाई दरवाजे के अंदर अगर एक बार घुस गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे। ऐसे ही ब्लैक होल में एक बाउंड्री है जिसे इवेंट हॉरिजॉन बोलते हैं। उसके अंदर कोई गया तो फिर वो मतलब इट कैन नॉट एस्केप, मतलब इवन द लाइट कैन नॉट एस्केप। ठीक है, इसी तरीके से ये एक्रीगेशन डिस्क बोलते हैं, ये जो चारों तरफ ऐसे इस प्रकार से हैं। और रिलेटिविस्टिक जेट्स भी बोलते हैं, जो रेडिएट होता है बाहर की तरफ, जो रेडिएट हो रहा है, इसको हम रिलेटिविस्टिक जेट्स बोलते हैं। तो आपके पास एक्रीशन डिस्क है, यू हैव रिलेटिविस्टिक जेट्स है, और आपके पास इवेंट हॉरिजॉन है। तो ये कुछ टर्म्स जो हैं आपको ध्यान में रखना है। तो स्टडी ये भी कहती है कई बार कि जैसे देखो एक सिंगल पॉइंट से बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, ब्लैक होल बना, इसी तरीके से यही एक्सप्लोड होकर बाद में देयर कैन बी अ वाइट होल ऑल्सो। तो ये मतलब सिंगुलैरिटी का कंसेप्ट है, दैट इज़ रिलेटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। तो इसको ब्लैक होल से भी इस डायग्राम से आप समझ सकते हो, ब्लैक होल और वाइट होल दो चीज़ें, और ये दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। मतलब ये माना जाता है कि ये ब्लैक होल जो है ना और ये जो वाइट होल है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये जो टनल है इसका नाम बोलते हैं वार्म होल्स बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज वार्म होल्स। अब देखो ये थोड़े से टर्म्स हैं, पता होना चाहिए, और फिर टाइम ट्रैवल और इस सब पे चर्चा हो जाती है, बट वो हमने डिस्कस करेंगे। तो ये ब्लैक होल और वाइट होल का अंतर थोड़ा सा देखना है। जैसे आप ये देखोगे ना, ये ब्लैक होल वाइट होल से, एंड दे आर कनेक्टेड विथ अ वार्म होल्स के माध्यम से वो कनेक्टेड है। ठीक है, सौरभ पांडे CSE ऐप को जरूर से डाउनलोड करें। 2000 प्लस स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसको डाउनलोड करें। मेरे द्वारा आकलन सीरीज़, टेस्ट सीरीज़, एग्रीकल्चर ऑप्शनल, अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इकोनॉमिक्स का कोर्स आएगा, और भी कई कोर्सेस आएंगे। तो इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे टीचर आपके हैं। अब मैं ये भी बताऊंगा, लंदन से उन्होंने पढ़ाई भी की है, तो वो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। UPSC से भी काफ़ी जुड़े रहे हैं, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, और बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं और सब चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वो भी कोर्स स्टार्ट होगा, मतलब यूट्यूब में होगा। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आज टेस्ट देना प्लीज़ मत भूलें। मैं गो थ्रू हो रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग द डेटा। जो बहुत ही डेडिकेटेड लोग हैं, 25-30 लोग को आई विल सेलेक्ट, और उनको फ्रीली आई विल गाइड देम फॉर द प्रीलिम्स। ठीक है, तो मतलब उनको एक ग्रुप बना के और उनके साथ काम करना है, उनको प्रीलिम्स निकालना है, जो है उनको कैसे निकाला जाए, इस पर पूरा वर्क किया जाएगा। ठीक है, आप अपने आंसर लिख रहे हैं, उनको भेजते रहें, और सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे आपको इस सेशन का PDF भी जरूर से मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।